Okay, so we are going to start with the chapter depreciation. Better depreciation, the basic meaning of this word is already clear. We have discussed it when we were doing the chapter of terminology. As all of you are saying, decrease in the value of an asset is called as depreciation. This is the basic meaning. Now, what are the reasons why this value is being decreased? Depreciation is decrease in the value. Value decrease क्यों? Increase भी होती कभी value? No. नहीं होती. किसी भी asset की. Property की होती है. Property की value increase होती है. और land property एक ही हुई और gold की value भी increase होती है. तो उसको क्या बोलते हैं? What do we call it? Increase in the value of an asset is called as एप्रिसिएशन. क्या बोलते हैं बेटे? तो ये वर्ड आपको आ जाएगा कहीं भी तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाना. बेटे एप्रिसिएशन का ऑपोजिट हो गया एप्रिसिएशन. एप्रिसिएशन बेसिकली दो ही टाइप के एसेट्स में होती है. वन इज व्हेन इज रिलेटेड टू रियल एस्टेट, लैंड और बिल्डिंग और प्रॉपर्टी, एंड द अदर इज गोल्ड. जनरली इन्हीं दो चीजों की प्राइस वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती है. रेस्ट मोस्ट ऑफ द एसेट्स आर decreased, unki values are decreased. What is the reason why the value is decreasing? Repair charges pade. One by one you can answer. Yes. Due to wear and tear matlab kya hota hai? What do you? Usage. When we are using the asset, for example, we have purchased a car. We have purchased a car for 10 lakh rupees. Now we are using that car every day. आपको क्या लगता है सिर्फ टायर ही घिसती है उसकी? Other parts also, उसके एक्सेल हैं, उसके जितना भी, वो स्मूथ तो नहीं ना रहती वैसे. So when we purchase that asset and today, for example, we have purchased a car 5 years back, तो आज की डेट में उसकी वैल्यू उतनी तो नहीं ना रहती. We all know. You may have experienced the same thing when you were riding a scooty for the first time. Brand new scooty चलाई थी, उसका स्मूथनेस, उसकी जो साउंड प्रोड्यूस करती है वो गाड़ी, दैट वाज डिफरेंट. एंड नाउ व्हाट टाइप ऑफ साउंड इज देयर? कितनी स्मूथ चलती है, ब्रेक कितनी स्मूथ लगती है, डिफरेंस है. सो दिस इज द बेसिक रीजन वी गॉट इट. द बेसिक रीजन इज वेयर एंड टेयर. सो इज इट ओनली वेयर एंड टेयर व्हिच कैन बी वेयर एंड टेयर? मतलब एक तो थोड़ी डेप्रिशिएट हो गई, घिस गई. दूसरा एज वासु सेड की कुछ रिपेयर भी हो जाती, कुछ खराब हो गया, टूट गया, थोड़ा रिपेयर करते गए, कोई नया पार्ट लग गया. वैल्यू कम नहीं होती वैसे तो उसकी. तो आपने वही ले लेना ना. व्हाई वी आर थिंकिंग कि हम दूसरा लगाएंगे. ठीक है बेटे, क्लियर है आपको? सो बेसिक फर्स्ट थिंग इज दैट डिक्रीज इन द वैल्यू इज बिकॉज ऑफ वेयर एंड टेयर. दिस इज वन एग्जांपल. Now another example. For example, you have purchased a mobile phone, brand new. When it was being launched on the same day, you have purchased Apple iPhone 6. And since that day, आज तक आपने उसको यूज नहीं किया, वो आपने सेफ में रखा है ऐसे पैक, खोला भी नहीं. Now you are opening it today itself. No wear and tear. Wear and tear नहीं हुई, चलाया ही नहीं तो कैसे होगी? खोलना तक नहीं बॉक्स. Now you are opening it. Now you are using it. Now its value will decrease or not? Yes. Why its value is decreased? दो पॉइंट है यहाँ पे. एक तो टाइम गैप हो गया और इतने टाइम में उसके एडवांस टेक्नोलॉजी के और कई सारे मॉडल्स हैं. उसको हम बोलते हैं नंबर 1 इज एफ्लक्स ऑफ टाइम. एफ्लक्स ऑफ टाइम मींस पैसेज ऑफ टाइम. टाइम पास हो गया इतना चीज को लिए. एंड द अदर वन इज ऑब्सोलेसेंस. ऑब्सोलेसेंस क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्सोलेसेंस? टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई, जब कोई न्यू टेक्नोलॉजी इज देयर एंड व्हिच मेड योर टेक्नोलॉजी एंड ऑब्सोलीट वन. फॉर एग्जांपल, यू हैड अ टाइपराइटर. it was working very well, it is working very well. Now also you want to do any work, you can do, but still its value is decreased in the market. Still in the market no one is ready to purchase it. What is the problem? Problem being
क्योंकि टाइपराइटर को रिप्लेस करने वाली एडवांस टेक्नोलॉजी के लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर्स आर देयर इन द मार्केट। हु इज गोइंग टू वेस्ट इतना पैसा ऑन बल्कि टाइपराइटर जिसमें कितने सारे ड्रॉबैक्स हैं? तो वो इतनी पुरानी टेक्नोलॉजी सिमिलरली आपके घर पे अर्लियर आई बिलीव एवरीवन वी यूज्ड टू हैव द बिग वन टीवी पीछे को होता था तो दैट टीवी हैज नॉट स्टॉप्ड वर्किंग, इट्स वर्किंग वेरी वेल, still we replaced it, still its value fall in the market. Why? What is the reason? Because new technology, advanced technology, LCD and LEDs are available in the market. This is called as obsolete ho jana, obsolescence. What is obsolescence? The process of upgradation in technology due to which the previous technology is outdated. It is called as outdated technology or and its value is decreased. Clear? So the reason can be number one, आपने use किया wear and tear हो गया, number two आपने use नहीं किया but because passage of time, ठीक है, टाइम पास हो गया कितना और उस टाइम पीरियड के बीच में आपकी वैल्यू जो है वो चीज की पड़ी भी कम हो जाती है। कोई चीज अगर आप नहीं यूज करते, भले वो गाड़ी हो, गाड़ी लगा के देखो, नहीं भी चलाओगे खड़ी खड़ी उसकी वैल्यू तो कम नहीं होगी। And obsolescence means advanced technology is being launched and your technology became outdated and its value is decreased. What else? Another point can be accident. Accident can be there. Accident में आपको time भी wait करने की जरूरत नहीं है. It may happen कि you have purchased a brand new car few days back and it met with an accident और total loss में चलेगी zero. तो total loss में चलेगी तो it happened मतलब all of a sudden that we met with an accident and अगर उसके बाद now as you said अगर हम उसको रिपेयर भी करवाएं तो उसके सारे पार्ट्स टोटल लॉस नहीं है, थोड़ी लॉस हुई, रिपेयर भी करवाएं, उसके स्पेयर पार्ट्स चेंज भी करवाएं, उसको फिर से ब्रांड न्यू भी बना लें, तब भी उसकी वैल्यू कम ही बिकेगी क्योंकि वो सेकंड हैंड तो हो गई ना, क्योंकि रजिस्टर तो पहले किसी और के नाम पे होगी, नाउ इट हैज बिकम सेकंड हैंड, तो बेसिकली उससे क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू कम होगी। क्लियर है बेटे इतना? Is it clear सबको? Okay. One more thing. ये तो हमने सारे पढ़ लिए। What are these? These are the reasons जिससे depreciation होती है। Reasons या causes भी हम इसको बोल सकते हैं। What are the causes of depreciation? Now there is another point which says that what is basically what are the features of depreciation? Depreciation कैसी होती है? क्या ये जो वेयर एंड टेयर है ये ओवरनाइट हो जाता है? वेयर एंड टेयर को टाइम लगता है? यस और नो? सो इट इज, अभी तीन वर्ड्स में यहाँ लिखने वाली हूँ, क्या लिख रही हूँ? देयर आर थ्री वर्ड्स व्हिच विल डेफिनेटली बी एबल टू टेल यू द फीचर्स ऑफ डेप्रिसिएशन, ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। वन इज इट इज परमानेंट फॉल, ये तो आपने मुझे बता दिया, इट इज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द एसेट। क्या वो डिक्रीज परमानेंट है कि टेम्पररी है? वापस से वैल्यू बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी कभी? गाड़ी आपने नहीं ली थी, पुरानी होगी, वैल्यू कम होगी, आने वाले टाइम में कुछ भी करने से उसकी वैल्यू कभी बढ़ जाएगी? नहीं। सो नंबर वन, जो डेप्रिसिएशन फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट है वो परमानेंट है, इट इज नेवर टू बी रिस्टोर्ड, वापस कभी रिस्टोर नहीं होगा, नंबर वन। नंबर टू, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस होता है कि नहीं होता? कि डेप्रिसिएशन आज हो रही कल नहीं होगी, ऐसा होगा? एवरी डे इट्स वैल्यू, विद ईच पासिंग आवर एंड मिनट एंड डे द वैल्यू विल डिक्रीज, ठीक है? यस और नो? फॉर एग्जांपल आज ही हमने एप्पल आईफोन 12 प्रो लिया आज, तो आज ही अगर मैं उसको वापस सेल करूं तो मे बी उसके पूरे पैसे मिल जाए, कल करूं 2-3 हजार कम, परसों करूं, that's why I said with each passing day its value is decreasing, करते करते 15 दिन हो गए, कम हो जाएगी ना वैल्यू, 4-5 हजार 10 हजार में भी, तो वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। So this is its value, fall in the value is number one permanent, number two this fall is continuous, number three all of the sudden तो नहीं हो जाता, टाइम लगता है, so it is called as gradual fall। gradual means gradual मतलब slowly and steadily, मतलब रुक नहीं रहा है, कंटिन्यूली और धीरे 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 वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है? समझ गए बेटे? with each passing day the value is being decreased।
So with these words, please write the definition of depreciation. अब आपको इसकी formal definition आनी चाहिए. Please write. Depreciation is the permanent, continuous and gradual decrease in the value of an asset. ठीक है जी, क्लियर है सबको? एनी डाउट? एनी डाउट? ओके, चलिए डेफिनेशन क्लियर है, कॉजेज क्लियर है सबको? 4 कॉजेज है. चलो कॉजेज से पहले इस डेफिनेशन से जो आपने लिखी, डेफिनेशन से फीचर बताने हैं. नंबर 1, डेप्रिसिएशन इज फॉल. पहला पॉइंट क्या है? इट इज फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट. ये फीचर है. नंबर 2, दिस फॉल इज परमानेंट एंड कंटिन्यूअस. फॉल कैसा है? ये परमानेंट है और कंटिन्यूअस है. नंबर 3, it is gradual, slowly this depreciation is being there. Number 1, another very important point, this depreciation is a non cash expense. लिख लीजिए, फीचर्स लिख रहे हैं हम. depreciation के बेटे फीचर्स लिख रहे हैं. नंबर 1, depreciation is fall in the value of an asset. पहला लिख लिया था. Number 2, this fall is permanent and continuous in nature. Number 3, the value of an asset falls gradually. वो भी लिख लिया. And the 4th point which I told you, depreciation is a non-cash expense. तो है ना, depreciation फायदा है कि नुकसान है? Depreciation is a benefit. It is an expense for the business. But for this expense we are not paying. जैसे salary, wages, electricity bill, हर expense हम pay करते हैं. But here we are not paying anything. We are not paying anything. हम already pay कर चुके हैं. गाड़ी तो हमने ले ली, अब उसकी वैल्यू कम होती जा रही है, तो पैसे तो नहीं जा रहे हमारे, बस हमारे कागजों में आ रहा है कि वैल्यू इज डिक्रीजिंग 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 एंड डिक्रीजिंग. क्लियर है? सो क्या लिखा आपने? इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस. मोर ओवर, ये होती किस रीजन क्या होता है? ये भी फीचर में लिखेंगे. लिखिए, दिस फॉल कैन बी, कैन ईदर बी, लिख दो, दिस फॉल कैन ईदर बी कॉज बाय यूज, या तो यूज करके होगा, और बाय एफ्लक्स ऑफ टाइम. यूज मतलब वेयर एंड टेयर की बात है, और बाय एफ्लक्स ऑफ टाइम, EFFLUX, एफ्लक्स ऑफ टाइम. डन? डन है बेटे? क्लियर है? एनी डाउट सो फार? नो डाउट. ओके जी, वन मोर पॉइंट. अब बेटे कुछ वर्ड्स हैं ऐसे जो डेप्रिसिएशन के सिनोनिम की तरह यूज किए जाते हैं, मतलब the words which have similar meaning as of depreciation. Number 1 is amortization. What is the meaning of amortization? Number 1, decreasing. Depreciation क्या होता है? Value of an asset is decreasing. Which asset? Fixed asset, tangible, which we can see. The assets which we can't see, अगर उनकी वैल्यू कम होती है होता तो वो भी डेप्रिसिएशन ही है. ट्रीटमेंट उसकी डेप्रिसिएशन की तरह ही करनी है, बट इट इज कॉल्ड एज एमोर्टाइजेशन. क्या बोलते हैं हम उसको? प्लीज राइट इट डाउन. एमोर्टाइजेशन हेडिंग लिखिए, उसके आगे लिखिए, ये हम वर्ड्स टर्मिनोलॉजी पढ़ा रही हूँ आपको. एमोर्टाइजेशन इज द decrease in the value of an intangible asset. It will also be slow and gradual like that. ठीक है? इंटेंजिबल एसेट, एग्जांपल बताइए कोई.
फॉर एग्जाम्पल हमने कोई पेटेंट लिया है, से 4G टेक्नोलॉजी इज द हाईएस्ट वर्जन ऑफ कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडेड दीज डेज। 4G है ना। अब फॉर एग्जाम्पल माई कंपनी हैज टेकन पेटेंट ऑफ 4G। 4G है हमारे पास, उसकी वैल्यू आज की डेट में तो मार्केट में बहुत हाई होगी। इन केस पेटेंट इज इंटेंजिबल एसेट, इन केस सम न्यू वर्जन से 5G इज बीइंग लॉन्च्ड, तो मेरे पेटेंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। सो दैट डिक्रीज इज नॉट कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन, इट विल बी कॉल्ड एज एमोर्टाइजेशन। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट इज डिप्लीशन। डिप्लीशन बताया ना, डिप्लीशन आई हैव ऑलरेडी, जब हम एसेट्स के टाइप्स पढ़ रहे थे आपको बताया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेस्टिंग एसेट। किसी को याद है? हैंड रेज करिए जिसको याद है वेस्टिंग एसेट क्या है। वेस्ट कैसे करना? गलती बोल रही हो वैसे तो मैं बता देती हूँ। वेस्टिंग एसेट बेटे उन एसेट, हाँ जी बोलिए। वेरी गुड, वेरी गुड। बेसिक ध्यान से फिर से एक बार सुनिए, मैं रिपीट करती हूँ। दो तरह के एसेट्स होते हैं, एक नॉर्मल एसेट, एक वेस्टिंग एसेट। नॉर्मल एसेट फॉर एग्जांपल एक प्लेग्राउंड है, प्लेग्राउंड है, अब उसमें खेल रहे हो तुम, खेलते जाओ खेलते जाओ, खेलने से खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा लैंड, प्लेग्राउंड खत्म तो नहीं हो जाएगा। इट इज अ नॉर्मल एसेट। व्हाट इज अ वेस्टिंग एसेट? जिसको हम यूज करते जाएं करते जाएं करते जाएं तो वो खत्म हो जाए, वेस्ट नहीं हो जाए, खत्म हो जाए, एग्जॉस्ट हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऑयल वेल होते, जैसे वाटर वेल्स, वाटर वेल होते। बोला तुमने, बोला तुम्हें मतलब ही नहीं, तुम कह रहे वेस्ट कर दिया उनको यूज करके, हाँ तो वेस्ट नहीं है बेटे, ये फालतू क्यों वेस्ट करेंगे? ऑयल को वेस्ट थोड़ी करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे इंडिया में पहले वाटर वेल्स होते थे, आजकल होते क्या हो गया उनको? होते तो है, मतलब पानी नहीं है उनमें, क्या हो गया उनको? कहाँ गया उनका पानी? उनका पानी डिप्लीट हो गया, डाउन हो गया, वो उसमें से पानी हम नहीं फैच कर सकते। दिस इज कॉल्ड एज वेस्टिंग एसिड बिकॉज वी यूज्ड इट, आफ्टर यूज इट गेट्स एग्जॉस्टेड, खत्म हो गया वो। ठीक है, समझ गए? फॉर एग्जाम्पल अगर वुड के लिए हम जंगल से लकड़ी निकालते जाए तो खत्म हो जाएगा एक दिन, वो वेस्टिंग एसिड है। वेस्टिंग एसिड उस एसिड को कहा जाता है, इसका वेस्ट वर्ड से कोई लेना देना नहीं है। वेस्ट हो गया ये वर्ड बिल्कुल नहीं यूज करना, ये नाम दिया गया है। वेस्टिंग एसिड मींस एन एसिड व्हिच गेट एग्जॉस्टेड बाय रिपीटेड यूज। लिख लिया हुआ है तुमने ये, जो कि तुम्हें फिर भी याद नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल कैन बी कोल माइन, गोल्ड माइन। कोल माइन में क्या होता है? आपको क्या लगता है कि अनलिमिटेड कोल होता है उसके अंदर? आप कोल उसका एक्सट्रैक्ट करते जाओ, अ डे विल कम व्हेन देयर विल बी नो कोल। और ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर फॉसिल फ्यूल्स, चैप्टर पढ़ा होगा साइंस में आपने, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में वो बनता है दोबारा से कोल, ओवरनाइट नहीं बनता। तो वो एसिड डिप्लीट हो जाएगा हमारा, समझ गए? वो वेस्टिंग एसिड है। तो वेस्टिंग एसिड अगर कम हो जाए, डेप्रिशिएट हो जाए, तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं? डिप्लीशन। लिखिए, डिप्लीशन इज द मेजर ऑफ एग्जॉशन। एग्जॉस्ट के स्पेलिंग तो आते हैं ना, एग्जॉस्ट ION आगे लिख दो, EXHAUSTION, exhaustion of wasting acid. Example, oil well, coal mine, gold mine, etc. Clear? नेचुरल रिसोर्सेज सबके लिए अवेलेबल है। हम यहाँ पे उन रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं जिसको हमने पैसे दिए हैं, पैसे दे के हमने अपने नाम किया, हमारा एसेट थोड़ी है, वो तो भगवान ने दिया, उसके लिए पैसे थोड़ी दिए हमने। इसलिए हम अंडरग्राउंड वाटर नहीं लिखेंगे, हम वो चीजें लिखेंगे जिन चीजों को, फॉर एग्जांपल जैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग, कितने पैसे खर्च करके ऑयल वेल खरीदते हैं, अब उन ऑयल में तेल खत्म हो जाए तो बंदा तो सुसाइड कर लेगा। मैंने करोड़ों रुपए लगा के ऑयल वेल खरीदे, मान लो झूठ हो,
और उसमें ऑयल ही ना निकले तो फिर ऑब्वियसली वो लॉस है ना। यहाँ पे हम एसेट्स की बात, हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात नहीं करेंगे कि अगर हमारा ग्राउंड वाटर नीचे चला गया, जैसे ऑयल वेल की बात है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट है किसी का एसेट है। वाटर वेल जो गांव में होते थे वो किसी की इन्वेस्टमेंट नहीं थी, वो किसी का एसेट नहीं था, वो नेचुरल रिसोर्स था, सबके लिए अवेलेबल। तो दैट एग्जांपल विल नॉट बी टेकन हियर। समझ गए सर आप? ओके। नेक्स्ट करते हैं अब हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एक ऑब्सोलेसेंस पता चल गया ना आपको सबको? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्सोलीट होना या ऑब्सोलेसेंस, बताइए। वो ऑब्सोलीट हो जाएगा, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, दैट इज ऑब्सोलेसेंस। ठीक है, ओके बेटे। सो इसका ये इंट्रोडक्शन इज डन। सबसे पहले कॉजेज लिखे थे, करने लिए। हाँ जी, आगे देखिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेप्रिसिएशन। हम कर क्यों रही हैं ये कैलकुलेट? व्हाई वी आर कैलकुलेटिंग? व्हाट इज द पर्पस? कैसा प्रॉफिट? व्हाट टाइप ऑफ प्रॉफिट? जैसे कि हमारा कोई मशीन है, तो भी हमारा एक्सपेंस होगा, जो हमारा एक्सपेंस होगा वो हमारा लॉस। प्रॉफिट और लॉस जब हम अपनी स्टेटमेंट बनाते हैं उसमें हम लिखते हैं कि इस साल हमने इतनी इनकम अर्न करी, और क्योंकि ये नॉन कैश एक्सपेंस है, हमारा तो पैसा जा ही नहीं रहा कोई। तो अगर हम ये एक्सपेंस वहां नहीं लिखते, हमें देखने में तो लग ही नहीं रहा कोई एक्सपेंस, वो देखने में थोड़ी पता चल रहा है। गाड़ी वैसी चल रही है, हमें तो लग रहा है ठीक ही है। तो पूछे कितनी गाड़ी है, 10 लाख ही बोलोगे अभी भी, चाहे आज की डेट में उसकी वैल्यू आधी होगी, हम तो उतनी बोलेंगे जब जितने में लिया था, बट एक्चुअल में तो उसकी वैल्यू वो नहीं रही। तो पहला पॉइंट है कि वी वांट टू सी द ट्रू एंड फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट। क्या रीजन है, हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? क्वेश्चन है, हेडिंग लिखी, ऑब्जेक्टिव्स या नीड फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। क्या जरूरत है? पहला पॉइंट क्या है? टू फाइंड ट्रू एंड फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट्स। फाइनेंशियल पोजीशन कौन बताता है, बताओ जरा। बुक से देख के पढ़ तो लेते हैं पर पता नहीं होता ना मीनिंग। क्या होती है फाइनेंशियल पोजीशन? जितने, हाँ जी, बैलेंस शीट। यस, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, बैलेंस शीट इज द स्टेटमेंट व्हिच टेल्स अस आवर फाइनेंशियल पोजीशन, और बैलेंस शीट में होते हैं एसेट्स। तो एसेट्स की ट्रू एंड फेयर वैल्यू पता चली तो फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाएगी। ठीक है जी, व्हाट एल्स, और क्या पता चलता हमको? फॉर एग्जाम्पल, वी आर मैन्युफैक्चरिंग समथिंग, फैक्ट्री में मशीनें चली, तो हमने उसमें सारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऐड करनी है। कितनी कॉस्ट आई? हमने रॉ मटेरियल की कॉस्ट भी ले ली, लेबर को कितने पैसे दिए वो भी ले ली, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रिपेयर चार्जेस, सब कुछ ले लिया। लेकिन जो हमारी मशीन की डेप्रिसिएशन हो रही वो तो हमने लिया ही नहीं। अगर हम वो ऐड नहीं करेंगे तो हमें ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी नहीं पता चलेगी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बेस पे तो हमने फाइनल एमआरपी लगानी है ना प्रोडक्ट की। वो मशीन क्या हंड्रेड्स ऑफ ईयर तो नहीं चलने वाली हमारे साथ, और 2-4 साल में मशीन मतलब दोबारा से रिप्लेस करनी पड़ेगी हमें। लाखों करोड़ों रुपए की मशीनरी आती है फैक्ट्रीज में, और उसकी भी एक पर्टिकुलर लाइफ टाइम है, मतलब उसकी एज है। उस टाइम के बाद हमें वो मशीन दोबारा से लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करनी है। तो बिजनेसमैन हमेशा ये सोचता है कि जितना पैसा हमने लगाया है मशीन पे, फॉर एग्जांपल 10 लाख की मशीन ली और ये मशीन 10 साल चलने वाली है, तो कम से कम एक साल में 1 लाख रुपया तो हम उसकी कॉस्ट कवर कर लेना गुड्स बेच के। वो तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट तो हम कमाएंगे। मेरा मतलब है कि उसकी कॉस्ट तो कवर करें। तो मशीन की कितनी कॉस्ट हमें पड़ी उस साल में, दैट इज टू बी कैलकुलेटेड इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन, तभी तो चार्ज करेंगे। गुड्स जितने के भी बने उसमें डेप्रिसिएशन का पैसा चार्ज करके फिर वो कस्टमर से पैसा लेते हैं, पता है आपको? डेप्रिसिएशन ऑफ द मशीनरी, क्योंकि मशीन कहां से उन्होंने दोबारा खरीदनी नहीं, तो दोबारा खरीदने के लिए पैसे चाहिए, तो पैसा कहां से लाएंगे? अब से लाएंगे। समझ गए? तो द कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन इज आल्सो एडेड टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लिखिए, टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन,
ये भी हमारा एक पर्पस है, इसलिए हम डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं। और एक पॉइंट जो मैंने आपको बोला, आफ्टर फॉर एग्जांपल 10 इयर्स लाइफ है मशीन की, आफ्टर 10 ईयर वी नीड टू रिप्लेस द मशीन। तो अगर 10 लाख की मशीन 10 इयर्स के बाद खरीदनी है दोबारा, तो एवरी ईयर कितने पैसे सेव करने चाहिए? कितने? 1 लाख। 1 लाख वी हैव टू कीप विद अस। नहीं तो एक ही साथ 10 लाख एकदम कहां से लाएंगे इतना पैसा? करते हैं ना पेरेंट्स ऐसा? प्रोविजन याद है, हमने प्रोविजन पढ़ा हुआ, पेरेंट्स भी करते हैं। अगर बच्चे को 12th के बाद फॉर एग्जांपल फॉरेन भेजना है, तो 10-15 लाख रुपए लगने हैं, तो पहले से थोड़ा थोड़ा पैसा सेव करते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा सेव करते रहते हैं, फिर वो एकदम से यूज करते हैं। सिमिलरली मशीनरी के केस में भी ऐसे करते हैं बिजनेसमैन। लिखिए, टू प्रोवाइड फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ मशीनरी। हमारी जो मशीनरी है उसकी रिप्लेसमेंट के लिए फंड्स प्रोवाइड करते हैं। और एक पॉइंट जो पहले बोला, हमें अपना करेक्ट प्रॉफिट तो तभी पता चलेगा। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ सिंपल सी छोटी सी। मैंने किया फॉर एग्जांपल, मैंने अपनी गाड़ी ली और उसमें 5,000 का तेल डाला और मैं दिल्ली चली गई। वहां से मैंने 50,000 के गुड्स लाए, जलंधर में वापस आके 1 लाख के बेच दिए। तो मेरा कितना प्रॉफिट हुआ बताइए? हाउ? 1 लाख में से 50,000 के तो गुड्स माइनस कर दिया आपने, वेरी गुड, कॉस्ट ऑफ गुड्स। 5,000 आपने मेरा पेट्रोल का खर्चा भी माइनस कर दिया, तो मेरी गाड़ी ऐसे बिना वेयर एंड टेयर के वापस आ गई। कम हुई होगी, वेयर एंड टेयर हुआ कि नहीं हुआ? इतने किलोमीटर गई, इतने किलोमीटर आई, वो कहाँ गया? वो नहीं ऐड करना। मेरी गाड़ी की घिसाई नहीं हुई। अगर ऐसे चक्कर में 10 बार लगा लूंगी तो दोबारा मेरे को तो गाड़ी रिप्लेस करनी पड़ेगी। गाड़ी की भी तो एक लाइफ है। इतना चला के गए हम, इतना चला के आए, तो दैट इज व्हाई। देखो यहाँ पे अभी ट्रू नहीं पता चलता, तुमने 45 निकाल दिया, तुम हो गए डुप्लीकेट अकाउंटेंट। मैं तो सही अकाउंटेंट हूँ, तो मुझे तो एक छोटी से छोटी चीज, टोल का, रास्ते में टोल का खर्चा भी आया होगा, एक्स्ट्रा जो रिफ्रेशमेंट लगी होगी वो भी आएंगे बीच में। अपनी जॉब से छुट्टी लेके गई थी, तो जॉब की सैलरी जो मैंने सेक्रीफाइस की वो भी ऐड करूंगी, सारे एक्सपेंसेस ऐड करेंगे। these all expenses बेटे are called as indirect expenses। समझ गए? indirect expenses में depreciation भी एक पार्ट है। depreciation is also to be calculated, जितना उस जर्नी का depreciation मुझे लगाओ। अब यहाँ मैंने जर्नी की एग्जांपल ली, अगर मान लो 1 ईयर में रोज ये करती रही 365 डेज, तब भी तुम depreciation इग्नोर करोगे? 365 डेज एवरी डे वी आर डूइंग, 5,000 का तेल और आना जाना, 1 साल के बाद गाड़ी चलने लायक नहीं, शायद ही बचे। ठीक है, सो दिस इज व्हाई डेप्रिसिएशन इज रिक्वायर्ड टू बी कैलकुलेट ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द बिजनेस। लिखिए, टू डिटरमाइन करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस। करेक्ट प्रॉफिट तब पता चलेगा, आपने तो एवरीडे 45,000 बता देना, नहीं तो क्लियर है? टू कैलकुलेट करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, लास्ट पॉइंट, ये हम अपने चॉइस से नहीं करते हैं, ये लीगली भी बोला गया है, लीगल प्रोविजन है। इनकम टैक्स हमें कल को पढ़ना है, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर भी हम जो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं वो हमारी इनकम में से कम हो जाती है। जो हमारा 45,000 का प्रॉफिट है, इसमें से हम डेप्रिसिएशन का पैसा माइनस कर देंगे। जब हम डेप्रिसिएशन का पैसा माइनस करेंगे, प्रॉफिट कम हो जाएगा, कम प्रॉफिट तो कम टैक्स, तो हमें फायदा ही। डेप्रिसिएशन ज्यादा शो करने का हमें फायदा है कि हमें टैक्स कम पड़ेगा। तो टैक्स सेविंग के पर्पज से लोग क्या करते हैं, जनरली ज्यादा डेप्रिसिएशन शो कर देते हैं। तो गवर्नमेंट ने अपने रूल बना दिए, दे हैव गिवन द कंडीशन कि इतने % डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज ऑन दिस टाइप ऑफ आइटम। आपने उतनी लगानी, उससे ज्यादा नहीं लगानी डेप्रिसिएशन। देखिए लास्ट पॉइंट, टू कंप्लाई विद लीगल प्रोविजन। ठीक है, लीगल प्रोविजन भी फुलफिल करनी पड़ती है while preparing books of accounts। clear है बेटे? so tomorrow we are going to start with the numericals of this chapter। ठीक है, and 2 days जो बीच में हमारे गैप है, उसमें आपने अपने BRS का होमवर्क कंप्लीट कर लिया। जो क्वेश्चन आपके पेंडिंग है, you can do that। okay, thank you very much।